भारतीय राज्य व्यवस्था। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो ये 8 थी। अभी वर्तमान में 12 हैं। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? आंसर है प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? आंसर है प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1991 ईस्वी में। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? आंसर है 5वीं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। राजभूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? आंसर है 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण है। अनुसूची है, पहला अनुसूची में राज्यों और राज्य संघ है, राज्यों है, संघ राज्य क्षेत्र है, इसके नाम एवं उनकी सीमाएं हैं। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक संबंधित अनुच्छेद है। दूसरी अनुसूची है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा या राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान है। यह अनुच्छेद अनुच्छेद 59 के 3, ये सभी जितने अथी है पोस्ट हैं, सभी के लिए अलग अलग अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में संघ राज्य मंत्री, संसद राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। ये काफी डिटेल से दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। 7वीं में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषय है। 8वीं में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है। 9वीं में इसमें भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन संबंधित अधिनियम, नियम विनियम आदि ने जिन्हें न्यायिक पूर्णावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की 7वीं शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। अगला है भारतीय संविधान की विशेषता है। दिया गया है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आंसर है
संसदात्मक संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? आंसर हो जाएगा एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान के मूल है स्वतंत्रता, समानता, समानता और भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक है। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा था। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? आंसर है कलकत्ता अधिवेशन, वर्ष 1911 में गाया था। राष्ट्रगान गाने के गायन का मानक समय कितना है? तो 52 सेकंड है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो केसी व्हीलर का है। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? आंसर है संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा आइवर जेनिंग्स का। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? आंसर हो जाएगा केसी व्हीलर ने। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया गया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। कहा गया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, तो यह सुझाव दिए थे महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो जी ऑस्टिन ने क्या कहा था? अध्यक्ष अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज चक्र है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो 24 है। ये शहर बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। अगला है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय है।
भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का है। शिक्षा प्रारंभ में राष्ट्र सूची का विषय था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो राज्य सूची। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? राष्ट्र सूची का। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में शामिल है। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो सूची 3 यानी समवर्ती सूची में। यहाँ पर तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय दिए गए हैं। देखिए संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से आप लोग जरूर याद कीजिएगा। संघ सूची में देखते हैं, प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले है, नागरिकता है, संचार डाक व तार है, निगम कर और सेवा कर है, युद्ध और शांति है, सीमा शुल्क व निर्यात है, बीमा है, प्रत्यर्पण है, शेयर बाजार है। अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार है, रेलवे है, मुद्रा रिजर्व बैंक है, समुद्री व हवाई मार्ग है, विदेशी ऋण व विदेशी व्यापार है, लॉटरी है, आयकर यानी कृषि से भिन्न है, जनगणना, डाकघर बचत बैंक और स्टॉक एक्सचेंज है। ये सभी संघ सूची का है। राज्य सूची में देखते हैं, लोक व्यवस्था है, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित और कारागार है, भूमि है, स्थानीय स्वशासन है, प्रादेशिक लोक सेवा है, लोक स्वास्थ्य है, बाजार एवं मेले हैं, सट्टा जुआ ये सभी है, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क है, पशुपालन सिंचाई है और कृषि आय पर कर है, गैस है। ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। शराब है, मनोरंजन है, भू राजस्व या लगान है, विद्युत पर कर है, पथ कर है, प्रति व्यक्ति कर है और विलासिता की वस्तुओं पर कर है। आइए समवर्ती सूची में देखते हैं। दंड विधि प्रक्रिया विधि है, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं हैं, शिक्षा है, वन है, विवाह व विच्छेद है, कारखाने या मजदूर संघ है, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन है, न्याय प्रशासन है, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण है। विद्युत है, बाट और माप है, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण है, समाचार पत्र है, पुस्तकें और मुद्रणालय है, स्वच्छता और औषधालय है, औद्योगिक विवाद है, उत्तराधिकार है, विधि वृत्त चिकित्सा वृत्तियां हैं, कीमत नियंत्रण है और जन्म मरण पंजीकरण आदि ये सभी समवर्ती सूची का विषय है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है?
आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका कहलाता है, यानी प्रेम्बल। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? आंसर है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? आंसर है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 के रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? एस.आर. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाता है तो सार्वभौमिकता का है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान का प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनका विस्तार कहाँ है? आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? आंसर हो जाएगा संप्रभुता। नेक्स्ट प्रश्न है, समाजवादी, अखंडता, पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की थी? के मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह किसने कहा था? उच्चतम न्यायालय ने। यह मत किस बाद में व्यक्त किया गया था? बेरुबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अगला प्रश्न है, संघ एवं राज्य क्षेत्र से। अनुच्छेद 1 के 3 में भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न शामिल होंगे, तो राज्यों के क्षेत्र होंगे, संघ राज्य क्षेत्र होंगे और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? इन सब जगह 28 राज्य व 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सम्मिलित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20 हो जाएंगे। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। संघ एवं उसके
राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 1 में संघ के क्षेत्र का नाम है। 2 में नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार है। 3 में नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन करना है। अनुच्छेद 4 में 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुशांसिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। अगला है क्षेत्रीय परिषद का नाम है, मुख्यालय है। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का प्रयागराज में, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कोलकाता में, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुंबई में, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का चेन्नई में है। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1953 में किया गया था। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? आंसर है 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ रियासत को जन्म संग्रह के आधार पर, हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के आधार पर भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तान सेना एवं कबाइलियों के आक्रमण के से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया गया था। पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा मिला था। तो असम को 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मेघालय को 1972 में, सिक्किम को 75-76 में मिला था, नागालैंड को 1969 में, मणिपुर को 1972 में, त्रिपुरा को 1972 में। सिक्किम को 1975-76 में, मिजोरम को 86-87 में, अरुणाचल प्रदेश को 1986-87 में। अगला प्रश्न है नागरिकता से संबंधित। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार हैं। पहला है जन्म से होना चाहिए, दूसरा है वंशाधिकार द्वारा होता है, तीसरा पंजीकरण, चौथा है देशीकरण द्वारा और पांचवा है भूमि के अर्जन द्वारा। भारतीय संविधान के किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीएए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? आंसर हो जाएगा परित्याग, पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? आंसर है 7 वर्ष। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतर पर मनाया जाता है? तो प्रति 2 वर्ष पर।
नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद है। अनुच्छेद 5 है जो संविधान लागू होने के समय नागरिकता है। अनुच्छेद 6 है जो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 7 है पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों से के नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 8 है भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। 9 में है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता 10 में है और संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन 11 में है। लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से हो जाएगा। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है कृषि भूमि। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आंसर है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में है? तो संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो 14 से 18 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 है। जन्म लिंग मूल वंश जाति धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है। एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अंतर्गत अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द का किस अनुच्छेद के तहत समग्रता में रख कर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 तथा 16 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 के 1 और 16 के 2। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है, देखते हैं। एक में धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म के स्थान आधार पर विभेद का प्रतिषेध है अनुच्छेद 15 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता 16 में है। लोक एवं वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्वक एवं शस्त्र रहित सम्मेलन का संघ एवं सरकारी समिति बनाने भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संरचना एवं संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। विधि के समय समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। अनुच्छेद धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 है।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से भारतीय संविधान में आर्थिक समानता और मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? आंसर अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 के ए में है। क्वेश्चन है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में है? 19 के ए में है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19 के ए के बी में है। और कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के जी में है। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के सी में है। भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19 के डी में है। भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 के ई में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध की अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 के सी में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 में है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन एवं सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 के 1 में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीय बनाम केरल बाद 1973 ईस्वी में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल संवैधानिक अधिकार बनाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है? तो यह वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है? तो अनुच्छेद 15 के 6 तथा 16 के 6 है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रदत्त शिक्षाओं का अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? तो मूल अधिकार है। अनुच्छेद 300 के ए या 300 का क होगा।
भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। बंधुआ मजदूर यानी उन्मूलन, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा वर्ष 1976 ईस्वी में। यहाँ पर मूल अधिकार है और संबंधित उनसे अनुच्छेद है। आइए देखते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 से है। शोषण का विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है? तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भाग 4 में दिया गया है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक सिद्धांत बाद योग नहीं है। आगे है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 36 में है, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। 37 में न्यायालय द्वारा प्रवर्तन न होना है। 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था है। और अनुच्छेद 38 के 2 में 38 के 2 में आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना है। अनुच्छेद 39 के क में निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। अनुच्छेद 39 के ख में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों को सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 के घ में पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन है। अनुच्छेद घ में दिया गया है। अनुच्छेद 39 के अंग में दिया गया है, यानी में पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न करना है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है। 42 में काम की न्याय संगत एवं मनोविचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि है। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? आंसर 43 के क में। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा केटी शाह का। अनुच्छेद 43 के क में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना है। अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समितियों के
स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 46 में SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हित की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थ के उपभोग पर प्रतिबंध है। 47 में 48 में कहा गया है कि गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनके नस्लों में सुधार का प्रयास है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना है। अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना है। 49 में दिया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना है, उसे क्षति नहीं पहुंचाना है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अगला है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज है। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? आंसर है पूर्व सोवियत संघ यानी USSR से। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? भाग 4 के क में। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए हैं? आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसे जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? आंसर हो जाएगा नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च उप आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? आंसर हो जाएगा नैतिक कर्तव्य। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 के क के 5 में है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? आंसर हो जाएगा केवल नागरिकों पर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती जो 1985-86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य है, आइए देखते हैं। संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6 में है हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। 7 में प्रकृति पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित है की रक्षा करें और उसका
संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8 में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9 में है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10 में है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। 11 में है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के माता पिता और संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करे। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया था। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य यानी 1986 में कहा गया है। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति पद की अर्हताएं यानी क्वालिफिकेशंस। अनुच्छेद 58 में है भारत का नागरिक भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए सब शर्तें हैं। तो भारत का नागरिक होना जरूरी है और न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से, अनुपातिक प्रतिनिधि से, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा 50 निर्वाचकों द्वारा। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, तो यदि वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? आंसर हो जाएगा राज्यों के विधानसभाएं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? आंसर हो जाएंगे निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्तियां को 6 माह के समय सीमा के भीतर भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के अधिकार किससे प्राप्त है? आंसर है संसद को। राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। अगला प्रश्न है संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53 होगा। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? आंसर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। अनुच्छेद 111। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों को निर्वहन हेतु बंद कर सकता है? अनुच्छेद 160 में। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावधि है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं हैं। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 द्वारा राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि है। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति का आंसर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? आंसर हो जाएगा भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी यानी राष्ट्रपति किसे किसे नियुक्त करते हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री को, राज्यपाल को, वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष एवं सदस्य को, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक को, दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री को, ये सभी को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? आंसर होगा 5 लाख। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होती है? आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है।
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी कौन कौन है? तो देखिए, संघ के मंत्री और राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी, ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी है। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो बराह वेंकट गिरी को। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? आंसर पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो 14वां है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 62 तक का एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां: जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्यु दंड हो। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? आंसर है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद दिया गया और विषय वस्तु। अनुच्छेद 63 में भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। 65 में है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है। अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 67 में है। 68 में है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तियां की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल होगा। 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है। 71 में है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय है। राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। राष्ट्रपति के
निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। भारत के उपराष्ट्रपतियां दिया गया है। सबसे पहले है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1952 से 1962 तक रहे। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1962 से 67 के बीच इनका कार्यकाल रहा। श्री बराह गिरी वेंकट गिरी हैं, 1967 से 69 तक। श्री गोपाल स्वरूप पाठक, 1969 से 74 तक। श्री बी.डी. जत्ती, 1974 से 79 तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 1979 से 84 तक। श्री वेंकट रमन, 1984 से 87। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1987 से 92। श्री के.आर. नारायण, 92 से 97। श्री कृष्णकांत, 97 से 2002। श्री भैरव सिंह शेखावत, 2002 से 2007। डॉक्टर हामिद अंसारी, 2007 से 17। और श्री मुप्पा बारापू वेंकैया नायडू, 2017 से अब तक। अब राष्ट्रपति चेंज हो गए, द्रौपदी मुर्मू है। इस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो राज्य विधान परिषद के सदस्य। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? आंसर है 25 वर्ष। आगे है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? आंसर है प्रधानमंत्री। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? आंसर है 50। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ऐसा प्रस्ताव किया गया था। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? आंसर हो जाएगा 6 माह तक।
अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसद के प्रति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257 में ऐसा कहा गया है। लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के। नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो कैलाश नाथ काटजू बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के सनमुगम चेट्टी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 352 के 3 में किया गया है। श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी अयंगर के। अब दिया गया है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। देखते हैं। मंत्रिपरिषद कैबिनेट के मंत्रिपरिषद जो कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री होते हैं, और मंत्रिमंडल में इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। दूसरा है, यह एक संवैधानिक निकाय है। मंत्रिपरिषद क्या है? तो संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में किया गया है। और दूसरा में है मंत्रिमंडल में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। तीसरा है, सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद के शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्य का निर्धारण करता है। चौथा है, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों के कार्यान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। और इसमें चौथा है, नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला टॉपिक है महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आइए इसे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले है, भारत के 3 विधिक अधिकारी हैं। तो भारत के महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता, भारत के अपर महाधिवक्ता। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो एमसी सीतलवार। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश करना होता है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना होता है। अगला है, सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। अनुच्छेद 76 के 4 में के अनुसार महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा? तो राष्ट्रपति के।
भारत के महान्यवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो महान्यवादी का अधीनस्थ। वर्तमान भारत के महान्यवादी कौन है? के वेणुगोपाल। महान्यवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो वीर नरहरि राव थे। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वप्रमुख अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रचकों में से एक होगा। इन वित्तीय रचकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग सम्मिलित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति है। 149 में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां हैं। 150 में है संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। और 51 में है 151 में अकेंक्षण प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट। अगला टॉपिक है संसद यानी पार्लियामेंट। इसे सभी संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया? आंसर हो जाएगा 1971 के। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। राज्यसभा के एकांतरिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 552 हो सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या होती है।
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? आंसर है 30 वर्ष। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो 250। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253 में है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? आंसर हो जाएगा 2026 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। संसद से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 79 में कहा गया संसद का गठन होगा। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना। 81 में है लोकसभा की संरचना। 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन है। 83 में संसद के सदनों की अवधि है। 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता है। 85 में संसद के सत्र सत्रावसान एवं विघटन है। 86 में राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार है। 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन है। 88 में सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार हैं। 89 में राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति है। 90 में राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्तियां त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना है। (91) अनुच्छेद में है सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्तियां हैं। 92 में जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष 92 में है जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। और 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। 94 में है लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। अगला अनुच्छेद है 95 नंबर का, लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति है। 96 में है जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। 97 नंबर में है सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते हैं। 98 में संसद की सचिवालय है। 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। और 100 में है दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति है। 101 में है स्थानों का रिक्त होना। 102 में संसद की सदस्यता के लिए निर्भरताएं हैं। 103 में सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न पर निर्णय है। और अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले आहर्त न होते हुए अथवा निर्हर्त किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 110। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को, यानी लोकसभा के अध्यक्ष हैं जो अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? आंसर हो जाएगा वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में ही चयनित किया जाता है। राज्यसभा की
एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित इसमें प्रावधान है चौथी अनुसूची में। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आंसर है 552। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? आंसर है अनुच्छेद 105। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति यानी कोरम सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? आंसर है 30 वर्ष। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो 250 होगी। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर है अनुच्छेद 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में राज्य भर सीटों की आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? आंसर है 2026 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी हैं। अब है फ्रेंड्स संसद से संबंधित अनुच्छेद हैं, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 79 से स्टार्ट होता है। 79 में दिया गया है कि संसद का गठन होगा। 80 में है राज्यसभा की संरचना। 81 में है लोकसभा की संरचना। 82 में है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। 83 में है संसद के सदनों की अवधि और 84 में है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता और 85 में है संसद के सत्र या सत्रावसान एवं विघटन, ये 85 में है। 86 से संबंधित अनुच्छेद है राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। 87 में है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन यानी अभिभाषण। 88 में सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। 89 में है राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। 90 में है राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। 91 में है सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति है, वो 91 में है। आइए 92 में देखते हैं। जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष है। 94 में लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना है, वह 94 अनुच्छेद में है। 95 में है लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्य के निर्वहन की शक्ति है। 96 में जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। 97 में है सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते हैं। 98 में संसद का सचिवालय है। 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। 100 में है
दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति है। 101 नंबर में है स्थानों का रिक्त होना। 102 में है संसद की सदस्यता के लिए नियताएं, और 103 में सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय है। 104 में अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहर्त न होते हुए अथवा निरहत किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड है। लोकसभा के सदस्य की संख्या कितना से बढ़ाया गया था? तो 525 से बढ़ाकर 545 की संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई थी। आंसर हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन। यहाँ पर दिया गया है, पीडीएफ में थोड़ा साफ नहीं है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई थी। तो 31वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? आंसर है प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? आंसर है मध्य प्रदेश। यहाँ पर 6 सीट है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदन कौन मनोनीत करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, और वहीं राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो 545 हो जाएगा। लोकसभा राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीट किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में 48 है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? आंसर है लद्दाख। भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय है भारित व्यय है राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय है। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते। ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, ये सभी भारत के संचित निधि पर भारित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ते एवं पेंशन ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाए। अगला प्रश्न है, परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा उन्नाव। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? आंसर है 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से
संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसे पद से हटाया जा सकता है। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 2 हो जाएगा। लोकसभा में बिहार यानी बिहार में 40 सीट है। लोकसभा में बिहार को आवंटित सीटें किन दो राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है? तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये दोनों को मिलाएंगे तो 40 हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? आंसर है किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा जीबी महाबलंकर। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 1 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा चुना जाता है। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? आंसर है 25। लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? आंसर है 12 गो। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाला प्रथम अभिनेत्री कौन थी? आंसर है नरगिस दत्त। राज्यसभा सदस्य वर्ष 1980 से 86 तक रही थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है मीरा कुमार, जो 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक थी। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, यानी राज्यपाल से परमिशन लेना अनिवार्य है। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था या लाया गया था? आंसर है जीबी महाबलंकर। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष के। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? आंसर है संविधान। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते ये भारित नहीं होते हैं। धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल विधानसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? आंसर है
आर्थिक कार्य विभाग द्वारा, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? आंसर, भारत की संचित निधि में। आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आंसर है, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आंसर है, लोकसभा अध्यक्ष। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? आंसर है, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। अगला है, साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में अंतर है या तुलना है? यहाँ पर देखते हैं, साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल, इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। धन विधेयक में है यानी मनी बिल में, इसे केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। अगला है, इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें है, इसे केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है और इसे सदन में राष्ट्रपति के संस्तुति से ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अगला है 5 नंबर, इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है और इसमें 5वां है, इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। फिर है, इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। 7 नंबर में, दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो। फिर यदि विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। फिर इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। इसमें 9 नंबर, इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। अगला है, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। प्राक्कलन समिति संसद के किसी सदन के सदस्य से गठित की जा सकती है, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। कोई भी प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जा सकती है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है।
संसद के दो सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? आंसर है 6 महीने। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? आंसर है बिना संसदीय स्वीकृति के। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? आंसर है द्वितीय वाचन में। कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? आंसर है समापन प्रस्ताव। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? आंसर है 14 दिन तक। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्याग पत्र दे देता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? आंसर है प्राक्कलन समिति। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? आंसर है बिना किसी राज्य की सहमति से। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? आंसर है संसदीय समितियों के माध्यम से। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा में 215 सदस्य हैं, जिनमें 229 सदस्य राज्यों से एवं 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? आंसर है विश्वास प्रस्ताव। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? आंसर है दहेज उन्मूलन विधेयक पर, यानी 1961 में। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? आंसर है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? आंसर है जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है, तथ्यों का गलत वर्णन करता है या देता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? आंसर है 18 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? आंसर है 1 घंटा। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? आंसर है न्यायिक समीक्षा से। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश का देन है? आंसर है भारत की देन है। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? आंसर है प्रश्नकाल।